हेलो दोस्तों, केएलडी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे, एक इम्पोर्टेंट वीडियो है कि मोदी जी के 6 साल जनता परेशान। क्योंकि जो सरकार का चयन होता है, चाहे वो राज्य सरकार की बात कर लिया जाए या केंद्र सरकार की, जनता उसका एक अपेक्षा होता है कि सरकार ऐसा काम करेगी। लेकिन जब सरकार उस पर खरा नहीं उतरती है तो वही जनता उस सरकार का सबसे बड़ा दुश्मन हो जाती है। तो ऐसे में हम बात करेंगे कि पिछले 6 सालों में इनके कार्यों में कहां पे ऐसी गड़बड़ी आई जिसके कारण से जो जनता उनके समर्थक थी, आज वही जनता उनकी विरोधी हो गई है। कांग्रेस की भ्रष्टाचार और मिलीभगत वाली सरकार से परेशान होकर जिन लोगों ने मोदी में एक गतिशील आर्थिक सुधारक अर्थात भारतीय डेंग शाओपिंग देखा था, लेकिन अब सभी मायूस हैं। पिछले हफ्ते प्रतिष्ठित अमेरिकी रेटिंग एजेंसी मूडीज ने भारत की रेटिंग कम करके उसे Baa3 कर दिया है। पहले हम Baa2 पे थे, अब हम आके Baa3 होता है, जो कि न्यूनतम स्तर है, सबसे निचले पायदान पे हमें रखा गया है। इस तरह यह एजेंसी स्टैंडर्ड एंड पॉपुलर एंड फिंच के साथ खड़ी हो गई है, जिन्होंने पहले ही भारत को निचले पायदान पर रखा था। उसी के अनुसार जैसे कई और संस्थाएं जो भारत को पिछले 6 सालों में अगर देखा जाए तो सबसे निचले पायदान पे रखी हैं। और ये भी एक संस्था आ गई जो अमेरिका की ही संस्था है, रेटिंग एजेंसी मूडीज है। इसने भी भारत को न्यूनतम स्तर पर लाके रख दिया है। अपने निर्णय के बारे में मूडीज ने कहा कि आज यह कार्रवाई कोरोना वायरस महामारी के संदर्भ में है, लेकिन यह महामारी के प्रभाव से संचालित नहीं है। इसके पीछे कई और बड़े बड़े कारण हैं और जिसने पिछले वर्ष नकारात्मक नजरिया बनाने को प्रेरित किया था। शर्मिंदगी की बात है कि यह नकारात्मकता फैसला तब आया जब सत्तारूढ़ पार्टी नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने की 6वीं वर्षगांठ मना रही है। इस साल मनाया जा रहा है, या कह सकते हैं कि दूसरे सेशन का मोदी जी 2.0 का पहला ये कार्यकाल पूरा हुआ है। कुल टोटल देखा जाए 2014 से लेके तो ये 6वीं वर्षगांठ इनकी मनाई गई है। इस बीच दिल्ली के 2 वरिष्ठ स्तंभकारों ने इनके कार्यकाल का गंभीरता से आकलन किया। इन दोनों को कभी उम्मीद थी कि मोदी एक आर्थिक सुधारक साबित होंगे, और आज दोनों ही दुखी हैं क्योंकि मोदी जी इनके उलट साबित हुए हैं। पहली है, इंडियन एक्सप्रेस में लिखने वाली तौलीन सिंह को महसूस हुआ कि ये नाकामियां अरुण जेटली की असमय मौत की वजह से आई है, क्योंकि इसके बाद जैसा कि वह दावा करती है कि अचानक सरकार की प्राथमिकताओं और छवि में बदलाव आ गया। तो दूसरे शख्स हैं, द प्रिंट के लेख में शेखर गुप्ता ने मोदी को सलाह देने वाले IAS अधिकारियों पर दोष दिया। वह उन्हें सतर्क और जोखिम से बचने वाले नजर आए, जो कि पूर्व प्रधानमंत्रियों नरसिंह राव और अटल बिहारी वाजपेयी को सलाह देने वाले नौकरशाहों की उत्कृष्ट टीमें जैसी नहीं हैं। तीसरे शख्स के रूप में अगर जाने तो भारतीय जाने माने इतिहासकार रामचंद्र गुहा के अनुसार प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी ने मायूस किया है, इसलिए नहीं कि इनके सलाहकार खराब थे, या फिर इसलिए कि कुछ अच्छे सलाहकारों का अपेक्षाकृत जल्द ही मौत हो गया, चाहे वो सुषमा स्वराज हो, अरुण जेटली, ऐसे कई और शख्स हैं इनकी पार्टी में जिनकी असमय या अचानक मौत हो गई, जिसके कारण से इनके लिए समस्या आ गई। बल्कि सच तो यह है कि इनकी स्वयं की कमजोरियों और नाकामियों का कारण है। इस पूरे समस्याओं को 3 पॉइंट में अच्छे से समझा जाएगा, जिनसे यह समझने में मदद मिल सकती है कि 2 शानदार चुनावी जनादेश हासिल करने के बाद भी मोदी आर्थिक मोर्चे पर सफलता के लिए वैसा प्रदर्शन नहीं कर पाए जैसा कि इनके समर्थकों को कभी लगता था। चाहे 2014 का इलेक्शन हो, 2019 का इलेक्शन हो, या समय समय पे ऐसे जो वहाँ पे संदेश आता है, ऐसे लगता है, लेकिन पूरी तरह से असफल होने के बाद इन 3 पॉइंटों से समझा जाएगा। तो पहला पॉइंट है विशेषज्ञों और विशेषज्ञता पर संदेह। खुद को दम पर बने शख्स के रूप में जो अपनी बुद्धिमत्ता, अपने प्रयास, इच्छा शक्ति के दम पर शीर्ष पर पहुंचा हो, मोदी प्रतिष्ठित संस्थानों से औपचारिक शिक्षा ग्रहण करने वाले को संदेह से देखते हैं। इनका यह बयान कि हम हार्वर्ड के बजाय हार्डवर्क को पसंद करते हैं, इनकी इसी सोच का प्रमाण है। सच तो यह है कि इनके अंतर संबंध है। यदि अभिजीत बनर्जी हार्वर्ड से PhD हासिल करने के बाद हार्डवर्क नहीं करते तो इन्हें कभी अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार नहीं मिलता। सुशासन के लिए केंद्रीय ऊर्जा और विशेषज्ञ ज्ञान दोनों की जरूरत होती है। नोटबंदी आपदा जिसने भारतीय अर्थव्यवस्था को कई वर्ष पीछे ढकेल दिया, इसका प्रभाव या इसका जो नुकसान हुआ ये तो आप सभी अभी भी झेलते हैं, और इससे बचाया भी जा सकता था। लेकिन प्रधानमंत्री ने शिकागो से शिक्षित भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर की पेशेवर सलाह सुनी ही नहीं। हाल ही में देखें तो कोरोना की महामारी का कुछ कम गंभीर असर होता यदि प्रधानमंत्री ने दिखावे और नाटकीयता के प्रति अपने झुकाव के बजाय अपनी नीतियां देश के शीर्ष महामारी विशेषज्ञों की सलाह के आधार पर बनाई होती। तो पहली ये नाकामियां हैं।
दूसरा जो पॉइंट है जिसे हम इस तरह से जो समझेंगे कि जिसका संबंध पहले से ही है वह है पर्सनालिटी कल्ट। जैसा कि प्रधानमंत्री ने अपने आसपास इस समय बना रखा है। प्रधानमंत्री के साथ काम कर चुके एक टेक्नोक्रेट ने बताया कि सभी सलाहकारों को एक ही नियम का पालन करता है और वह नियम है पूर्ण चापलूसी, कोई श्रेय नहीं। कोई भी सरकार हो, चाहे वो राज्य सरकार की बात कर लिया जाए या केंद्र सरकार के जो उनको सलाह देते हैं, जो IAS PCS होते हैं, जो सलाह दिया जाता है जिसके माध्यम से उनका एक ही रूल होता है पूर्ण चापलूसी, कोई श्रेय लेना नहीं होता है। प्रधानमंत्री का 2019 का चुनावी नारा मोदी हैं तो मुमकिन है, यह नारा सब कुछ कह देता है कि सिर्फ मोदी ही आतंकवाद को हराएंगे, मोदी और केवल मोदी ही पाकिस्तान को नीचा दिखाएंगे और अब चीन को भी, क्योंकि चीन के साथ भारत के साथ इस समय थोड़ा सा विवाद अधिक बढ़ चुका है। मोदी ही भ्रष्टाचार को खत्म करेंगे, मोदी ही भारत को पक्के तौर पर विश्व गुरु बनाएंगे। ऐसी जो सोच बन चुकी है ये पूरी तरह से गलत है। यह सत्तारूढ़ दल और सरकार के बीच सर्वव्यापी सोच की तरह है, लेकिन भारत जैसे विशाल और जटिल देश को एक व्यक्ति की इच्छा के बल पर प्रभावी ढंग से और अच्छी तरह से नियंत्रित नहीं किया जा सकता। आपने पिछले 70 सालों में देखा होगा कि किस तरह से सरकार सोचती थी कि पूरा शासन प्रशासन हमारे हाथ में रहे, जो भी जिस क्षेत्र में चाहे उस क्षेत्र में कर पाए, लेकिन पूरी तरह से सरकार असफल साबित हुई है। किसी का भी सरकार शासन हो भारत में पिछले 70 सालों में, आप पूरा इतिहास देख सकते हैं। हाँ, लेकिन वह व्यक्ति दूरदर्शी, वह मेहनती जरूर हो सकता है जो ऐसा सोचता होगा। वह जिस भी आत्मविश्वास और शक्ति के साथ काम करते हो, प्रधानमंत्री के व्यवहार से लगता है कि वह अपने भीतर कुछ हद तक असुरक्षित व्यक्ति हैं। इसका प्रमाण न सिर्फ अच्छा काम करने पर सार्वजनिक रूप से अपने मंत्रियों और सलाहकारों को सराहने की अनिच्छा से दिखता है, बल्कि वह जिस तरह के लोगों पर भरोसा करते हैं उससे भी पता चलता है कि उनके आसपास और केंद्र सरकार के प्रभावशाली जगहों पर गुजरात कैडर के अधिकारियों का जमावड़ा इसका एक संकेत है। दूसरा, कुछ शानदार IAS अधिकारियों को सिर्फ इसलिए किनारे लगाने की उनकी प्रवृत्ति क्योंकि वे कभी कांग्रेस सरकार में महत्वपूर्ण पदों पर थे, इसलिए उन्हें इस समय प्रेजेंट टाइम में किसी भी बोर्ड में उन्हें शामिल नहीं किया गया। यहाँ तक कि IAS के उच्च पदों के भीतर भी नेता के प्रति वफादारी, न कि किसी अधिकारी की विधेयता, मोदी सरकार में अहमियत रखती है। 2013 और 2014 में जब नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री बनने के लिए अपने अभियान की शुरुआत की थी, तब ऐसे अनेक भारतीयों ने भी उत्साह से इनका समर्थन किया था, जिनका अन्यथा बीजेपी की हिंदुत्व की विचारधारा की ओर से कोई भी झुकाव नहीं था। कांग्रेस की भ्रष्टाचार और मिलीभगत वाली सत्ता से परेशान होकर उन्होंने मोदी में एक गतिशील आर्थिक सुधारक अर्थात भारतीय देंग साओपिंग देखा था, जो कि उद्यमशीलता के जोश से भरी ताकतों को खुला छोड़ देंगे। वे उनकी ऊर्जा, स्वनिर्मित व्यक्ति होने और बेशक उनकी वक्तृत्व कला से प्रभावित थे, इसीलिए उन्होंने 2014 में इनका सपोर्ट किया और उन्होंने उनके इस दावे पर यकीन किया कि उन्होंने RSS के अपने अतीत को पीछे छोड़ दिया। यह दुखद है कि अच्छी मंशा रखने वाले इन भारतीयों ने नरेंद्र मोदी के संदेह का लाभ देकर चूक हुई। तीसरा जो पॉइंट है बहुत ही अच्छा पॉइंट है, इसे आप सभी ध्यान से सुनिएगा। तीसरा पॉइंट ये बताया गया है कि प्रधानमंत्री के रूप में मोदी के निराश करने का तीसरा कारण उनका दिल से विभाजनकारी संघी में बने रहना। अपने सार्वजनिक बयानों से वह सावधानी बरतते हैं कि वह सांप्रदायिक न लगे, हालांकि जुबान फिसल ही जाती है। जो नेता लोग होते हैं, आप जानते हैं कि कैसा स्पीच कहाँ पे देना होता है, सभी को पता है। जैसा कि इन्होंने कहा था कि वह नागरिकता संशोधन, जो आपका NRC और CAA का जो प्रोटेस्ट भारत में लगभग बहुत ही दिनों से हुआ था, जैसे ही आपका कोरोना वायरस उसके बाद पूरी तरह से बंद हो गया, जैसा कि इन्होंने कहा था कि वह नागरिकता संशोधन कानून का विरोध करने वाले को उनके कपड़ों से पहचान सकते हैं, ऐसा इनका एक स्पीच था। आप गूगल पर या यूट्यूब या फेसबुक पर भी जाकर चेक करके देख सकते हैं। इस संबंध में इनकी चुप्पियों ने बहुत कुछ कहा। इनकी तब की चुप्पी जब इनके सांसदों और यहाँ तक कि एक कैबिनेट मंत्री ने सार्वजनिक रूप से निर्दोष मुस्लिमों को लिंचिंग करने वाले का सार्वजनिक रूप से समर्थन किया था। तब उनकी चुप्पी जब गृह मंत्री मुस्लिमों को दीमक बता रहे थे, यहाँ पे दीमक की बात किया गया, दीपक की बात नहीं किया गया है। उनकी तब की चुप्पी जब भाजपा का IT सेल लगातार तबलीगी जमात की घटना का सांप्रदायिकरण कर रहा था और इन सब के ऊपर भेदभाव करने वाले नागरिकता संशोधन अधिनियम का मुखरता से समर्थन। यह सब यही दिखाता है कि यह हिंदुत्व के सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत के प्रति समर्पित है, कि यह अनिवार्यता एक हिंदू राष्ट्र है और भारतीय मुसलमानों को मातृभूमि के प्रति वफादारी साबित करनी होगी, अन्यथा उन्हें पीड़न का सामना करना होगा। जैसे जो भारतीय अल्पसंख्यक हैं, चाहे वो अफगानिस्तान में हो, पाकिस्तान में हो या अन्य देशों में रहते हो, वहाँ पे उनको इस तरह से प्रताड़ित होना पड़ता है। ऐसे में अगर जिस तरह से ये NRC CAA लाया गया था, ऐसे में इनके ऊपर भी समस्याएं होती। तब नरेंद्र मोदी की पार्टी और उनकी सरकार की ऊर्जा मुस्लिमों को उनकी जगह
बताने पर खर्च हो रही थी। यह शायद ही आश्चर्य की बात है कि अर्थव्यवस्था कोविड-19 के पहले ही बहुत ही खराब थी। आप सभी को पता है, आप जाकर 2019 का देख लीजिए, 2018 का, 2014, 2010 का भी देख लीजिए, बहुत ही गड़बड़ थी। और ऐसे में कोरोना वायरस आने के कारण से और भारत की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से खराब हो गई है। हमारे मीडिया को डराया और धमकाया गया है, हमारे सार्वजनिक संस्थानों के साथ समझौते किए गए हैं और सामाजिक शांति नाजुक स्थिति में आज पहुंच चुकी है। ध्रुवीकरण पर आधारित राजनीति कभी भी किसी देश की प्रगति के लिए अनुकूल नहीं हो सकती। चाहे आप भारत देश को देख सकते हैं, अमेरिका को देख सकते हैं, ऐसे किसी भी देश में देख लीजिए कि जहां पे सिर्फ एक ही सिद्धांत होता है कि अपने पार्टी को देश के आगे सबसे बड़ा साबित करना, वहां पे सबसे अधिक नुकसान उस देश को होता है। पार्टी को तो नुकसान होगा ही होगा, लेकिन सबसे अधिक नुकसान देश को होगा। मई 2014 में नरेंद्र मोदी ने अच्छे दिन का जो वादा किया था, वह उनके प्रधानमंत्री बनने के 6 वर्ष बाद भी आज लगता है कि अभी तक कुछ भी काम नहीं हुआ है। इसलिए जवाबदेही खुद नरेंद्र मोदी पर आकर टिक जाती है। न तो एक विश्वस्त सहयोगी की मौत के कारण ये आप दोष नहीं दे सकते कि इनके कारण से ऐसा हुआ है, न ही उनके कुछ करीबी अधिकारियों की अक्षमताओं के कारण, बल्कि उनकी आत्म केंद्रित प्रवृत्ति, विशेषज्ञों पर उनके संदेह, दूसरों के साथ श्रेय साझा करने के प्रति उनकी अनिच्छा और युवावस्था में अपनाई गई विभाजनकारी विचारधारा को न छोड़ पाने की उनकी खुद की अक्षमता, ये सब नरेंद्र मोदी के ऐसे गुण हैं जो बताते हैं कि क्यों इतिहास इनके नौसिखिया और विश्वस्त समर्थन जैसा मानते हैं या उम्मीद करते हैं कि उससे अधिक निर्भरता से आकलन करेगा। तो ये था हमारा आज का सबसे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। आपकी इस वीडियो पर क्या राय है, आप भी इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। इसी प्रकार से बने रहिए, जल्दी कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन लेके आऊँगा। इसी प्रकार से बने रहने के लिए आप सभी दोस्तों का KLD क्लासेस की ओर से धन्यवाद।